मेरा भाई 40 साल का हो गया था, मगर शादी के नाम से ही दूर भागता। बिलाखिर अब मान गया, लेकिन शर्त रखी कि शादी वाले दिन वो सेहरा बांध कर बैठेगा और सिर्फ दुल्हन अलग कमरे में उसका चेहरा देखेगी। बात अजीब तो थी, पर हमने ये बात मान ली। लेकिन निकाह के बाद भाभी चिल्लाती हुई कमरे से भाग गई। जो ही मैंने कमरे में कदम रखा तो रूह लरस गई, क्योंकि वहाँ तो भाई की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन वो शादी नहीं करता था। फिर बिलाखिर माँ ने उसे अपनी जान के वास्ते दिए तो वो शादी के लिए मान गया, लेकिन कहने लगा कि चेहरे पर सेहरा बांध कर रखूंगा, सिर्फ लड़की ही मुझे शादी के दिन देखेगी। हमने कहा ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। शादी करवा दी, लेकिन मेरा भाई शादी के बाद मेरी भाभी के कमरे में नहीं जाता था। कभी कोई बहाना बना देता तो कभी कोई। एक दिन ज़बरदस्ती हम सब घर वालों ने प्लान बनाकर उसे कमरे में भेजा और भाभी को भी फिर से दुल्हन बना दिया कि आज आप अच्छे से तैयार हो जाइए। लेकिन जैसे ही भाई कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी भाभी चीखें मारती हुई बाहर निकल आई। कि जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि सामने तो मेरा भाई ही खड़ा था, मगर भाभी उससे बात नहीं कर रही थी और बुरी तरह चला रही थी। मैंने भाभी से कहा कि क्या बात है, क्या हो गया है आपको? ये भाई ही तो है, आप इनसे क्यों दूर भाग रही हैं? तो मेरी भाभी ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। भाभी ने कहा ये तुम्हारा भाई है तो फिर वो कौन? सुबह होते ही मेरी माँ की जुबान पर एक ही बात होती कि कमाल शादी कर ले, तुझे रब का वास्ता है शादी कर ले। तो शादी क्यों नहीं करता? तेरी माँ कब तक काम करेगी? ये तेरी बहन तो पढ़ाइयों में लगी है, सुबह जाती है 4 बजे आती है, आकर कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे अगले दिन का काम है। अपनी माँ के लिए एक दुल्हन तो ले दे, कम से कम दिन भर मेरे साथ काम भी करवाएगी, मेरे साथ बातें भी करेगी। फिर घर में पोते पोतियाँ भी तो आएंगे, मेरी अम्मी पोतियाँ भी तो आएंगे। मेरी अम्मी का रोज़ ही ये लेक्चर होता, वो रोज़ इस तरह की बातें करती थी। अल्लाह ने हमें एक ही भाई दिया था, वो भी ऐसा जो शादी नहीं करना चाहता था। मेरी एक और बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर की हो गई थी, उसके 4 बच्चे भी हो गए थे, वो भी मेरे भाई से छोटी थी। मेरा भाई खुद 40 साल का हो गया था। मेरी माँ का कहना था कि मर्द 40 साल का हो जाए, फिर उसके बाद अगर शादी ना करे तो समझो उसकी शादी की उम्र बीत जाती है। और तेरे भाई के साथ भी यही हो रहा है। भाई से 3 दफ़े पूछा कि किसी को पसंद करते हो या किसी की याद में मजनू तो नहीं बन गए? तो इनका कहना था मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं और मैं किसी को आने भी नहीं देना चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे बाबा भी थे, लेकिन वो काम नहीं करते थे। मेरे भाई ही हमारे लिए पैसा कमाता, लेकिन उस पर इतना बोझ नहीं था कि वो इसी सब में लगा रहे। अब मैंने उससे कहा कि वो अपने बारे में भी सोच सके, लेकिन मेरा भाई शादी के लिए मानता ही नहीं था। फिर एक दिन अम्मी बेहोश हो गई, उनको अस्पताल ले गए। वो बेहोशी में भी यही कह रही थी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। डॉक्टर ने कहा इनका बेटा कौन है, ज़रा इसे बुलाओ। डॉक्टर ने मेरे भाई को बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई है, कौन सी बात नहीं मान रहे तुम अपनी माँ की? अगर अपनी माँ की ज़िंदगी चाहते हो तो इनको कोई टेंशन नहीं देनी और इनकी बात मान लो। लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। पर एक हफ्ते बाद उसने एक ऐसी बात कही कि हम सब हैरान रह गए। उसने कहा आप जिससे मेरी शादी करवाएंगे मैं शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी माँ ने कहा जो भी है तो हमें बता दे। मेरी माँ को लगा शायद वो ये कहेगा कि लड़की इस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए, मगर मेरे भाई ने हमारे सामने 3 बहुत ही अजीब किस्म की शर्तें रखी। उसने कहा अगर मेरी एक भी शर्त से आप लोगों ने इनकार किया तो मैं शादी नहीं करूँगा, मुझसे कोई भी शादी नहीं करूँगा, मुझसे कोई भी सवाल ना किया जाए। हम सब मुतवज्जे बैठे थे। हमने भाई से कहा ठीक है बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तो कहने लगा मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि रिश्ता तय होने से रुखसती तक मैं अपना चेहरा अपनी बीवी के अलावा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। शादी के दौरान भी सेहरा पहन कर रखूंगा, सिर्फ मेरी बीवी ही शादी के बाद मेरा चेहरा देखेगी। मेरी माँ फौरन बोली ये किस किस्म की शर्त है? तुम क्या लड़की के अलावा सबसे अपना चेहरा छुपाओगे? हमारे खानदान में रस्म है कि लड़की को घूंघट करवाया जाता है, मगर दूल्हा के साथ तो ऐसी कोई रस्म आजकल नहीं करता। मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और कहने लगा जब आप मेरी पहली बात ही नहीं मान रही तो फिर मैंने शादी करनी ही नहीं। मेरी माँ ने कहा चलो ठीक है मान ली तुम्हारी बात, आगे बताओ क्या बात है? मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा, मुझे इशारा किया, क्या कुछ भी ना बोलना, बड़ी मुश्किल से ये माना है, ये ना हो कि फिर से बदल जाए। मेरे भाई ने कहा मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं अपनी बीवी को ऊपर वाले कमरे में रखूंगा, जिस कमरे का रास्ता पिछली गली से भी ज़्यादा था। सीढ़ी बनी हुई थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। मेरी माँ फिर बोल उठी और कहने लगी वो कमरा तो बहुत छोटा और बहुत गंदा है, वहाँ पर तो मेरी बहू को रखेगा, मेरी इकलौती बहू है, वो भी इस बरसाती में रहेगी, ये भला क्या बात हुई? मैंने अपनी अम्मी के हाथ पे हाथ रख दिया। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारी बहू को वहाँ रखूंगा तो पहले इस कमरे को थोड़ा सा ठीक भी तो करवाऊंगा ना, लेकिन वहीं पर रखूंगा। इस बात को ये मत समझना कि हम अलग हो रहे हैं, बस मेरी बीवी उस कमरे में रहेगी, बाकी आप उससे सारे घर के काम करवाओ। घर में एक ही हांडी पकेगी जो सब खाएंगे, मैं अलग नहीं हो रहा, बस मेरी बीवी उस कमरे में रहेगी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है। फिर मेरी माँ ने कहा अब ये भी बता दो तुम्हारी तीसरी और आखिरी शर्त क्या है? कहने लगा मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यही है कि मुझसे कोई सवाल न किया जाए। शादी के बाद मैं अपने तरीके से रहूँगा, देंगे कि किस टाइम आते हो किस टाइम जाते हो। इस बात पर मेरी माँ हंसती और कहने लगी अब हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे, सवाल तुमसे तुम्हारी बीवी ही करेगी।
भाई की शादी है, वो भी खानदान के आखिरी बेटे की शादी है। मेरी शादी तो जाने कब होना थी, लेकिन अपनी शादी में मज़ा थोड़ी ना आता है। शादी तो हमेशा दूसरों की एंजॉय करने के लायक होती है। अपनी शादी में तो इंसान बेबस होता है। दूल्हा हो या दुल्हन, उसके सर शर्म सवार होती है। दुल्हन तो अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती, तो एंजॉय क्या करेगी। भाई के लिए जो लड़की पसंद की उसका नाम हरीम था। वो बहुत ही प्यारी थी और भाई से कम उम्र भी थी, मगर इतनी कम उम्र भी नहीं कि भाई के सामने बिल्कुल बच्ची लगे। शायद 22 साल की थी। अम्मी को ये लड़की बहुत पसंद थी। अम्मी तो मेरी 7वें आसमान पर थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। जल्दी जल्दी शादी की तैयारियों में लगी थीं। कहने लगी मेरे बेटे का मूड न बदल जाए, पहले ही वो अल्लाह अल्लाह करके तो माना है। बात उनकी भी ठीक थी। हम माँ बेटियों ने शादी की अच्छी खासी तैयारी कर ली, अपने सारे अरमान भी निकाले, सारे रिश्तेदारों को भी बुलवाया। भाभी को भी देखकर बहुत खुश हुए कि वो बहुत अच्छी और प्यारी थी। बिलाखिर भाभी घर आ गई। भाई ने सारी शादी सेहरा पहने रखा। रिश्तेदारों में से भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो हमने उनसे झूठ बोला कि ये हमारे यहाँ रस्म है कि लड़के को सेहरा पहना कर रखते हैं, उसकी शक्ल सिवाय दुल्हन। अगर कोई इससे पहले उसकी शक्ल देख ले तो बदशगुनी होती है और बाद में लड़का लड़की के लिए मसला बनता है। अब इस बात के बाद किसी ने भी ये ना कहा कि मैंने लड़के की शक्ल देखनी है, क्योंकि सब यही कहते थे कि लड़की के बाद में कोई भी मसला न बने। भाभी घर आ गई। अब हमारा काम था भाई को कमरे में भेजना। मेरे भाई ने कहा मैं पहले एक बात बताना भूल गया था, वो ये कि मेरे सामने कोई हंसी मजाक न किया जाए। मेरा कमरा है, मैं चुप करके कमरे में चला जाऊंगा। चलो साइड पर हो जाओ। मेरा भाई तो बड़ा ही रूखा था, पता नहीं मेरी भाभी का क्या बनने वाला था। भाई कमरे में चला गया, हम सब सुकून से सो गए। लेकिन आने वाले दिन हमारी जिंदगी में बहुत ही अजीब थे। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। सुबह मैंने भाभी से पूछा कि हमारा भाई पसंद आया, तुम्हें कोई मसला तो नहीं, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की। उसने कहा थोड़ा अजीब सा है। मेरी भाभी ने निहायत सआदतमंदी से सर झुकाकर कहा ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं। ये दिया मुझे। इस बात की हमें तो खुशी हुई कि चलो भाई ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तो किया। वैसे ये तोहफे वाली बात हमें नहीं बताई थी, मगर हम इस बात से बहुत खुश थे। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि मेरी भाभी खड़े होकर भिंडियाँ पका रही थी। वैसे तो भाभी को अभी काम करने का नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने कहा आपके भाई की फरमाइश है इसीलिए बना रही हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि मेरा भाई तो सारी ज़िंदगी भिंडियों से दूर भागता रहा था। उसे तो भिंडियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, वो भी ऐसी बिना मसाले के और सिर्फ मक्खन के साथ बनाई हुई। मैंने भाभी से कहा लगता है भाई ने आपके साथ कोई मजाक किया है, उनको भिंडियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस दिन घर में पक जाए वो बाहर से खाना खाते हैं। मेरी भाभी ने कहा पता नहीं फिर इन्होंने मेरे साथ मजाक क्यों किया। मुझे कह रहे थे कि मुझे भिंडियाँ खानी हैं, वो भी इस तरीके से बनी हुई गोश्त नहीं खाना। खैर भाभी बनाकर कमरे में ले गई। भाई और भाभी कमरे में बैठकर ही खाना खाया करते थे। जब से शादी हुई थी भाई भाभी के साथ हमारे सामने नहीं बैठा था। वो पूरा दिन घर से बाहर ही रहता, सिर्फ रात को घर आता और अपने कमरे में जाने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करता। पहले तो मेरी अम्मी का यही कहना था कि बेटे की शादी करवा दूंगी, हर गम भूल जाऊंगी। हमारी भाभी भी हमारे साथ ठीक थी, घर के काम भी करती। अम्मी ने भाभी को कहा था कि कुछ हो मुझे बताना, इसीलिए भाभी ने भी अम्मी को माँ समझकर शिकायत लगा ही थी। अम्मी ने कहा मैं इसको ठीक करूंगी। हमें तो लगा था शादी के बाद ये हमें भूल गया है, ये तो तुम्हें भी टाइम नहीं देता, मसरूफ कहाँ है। अम्मी तो लड़ने मारने पर उतर आई थी, मगर मैंने सोचा एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। वैसे भी आज भाई की सालगिरह थी। मैंने भाभी से कहा आप तैयार हो जाएं, एक कमरे में केक और सामान रखकर उस कमरे को भी तैयार कर देते हैं और आपको अंदर बिठाकर भाई को अंदर भेज देंगे। उनको सरप्राइज दीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने अपनी भाभी के साथ मजाक में प्लान बना लिया, वो भी तैयार हो गई। मैंने उनको कहा आप अपना अच्छा सा दुल्हन वाला जोड़ा ही पहन लें। इन्होंने कहा दुल्हन वाला जोड़ा ही पहन लिया। भाई से झूठ भूलकर दोपहर में ही घर बुला लिया कि अम्मी की तबीयत खराब है, फौरन घर आ जाओ। भाभी को पहले से ही कमरे में छुपा दिया। मुझे तो ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था कि भाई चौंक जाएंगे और उनको कितनी खुशी होगी। हमने इनकी सालगिरह भी याद रखी। भाई घर आए तो कहने लगे अम्मी कहाँ हैं, क्या हो गया। मैंने कहा वो सामने वाले कमरे में बैठी हैं, आप खुद ही जाकर देख लें। दरअसल सामने वाले कमरे में अम्मी नहीं बल्कि भाभी थीं। मैंने भाभी को कहा था कि जैसे भाई आए आपने बर्थडे विश करना है। मेरी अम्मी ने कहा बिल्कुल बच्ची हो। मैंने अम्मी से कहा हर काम एक तरीके से नहीं होता, कुछ काम बहुत प्यार मोहब्बत से भी करने चाहिए। भाई अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी हंस रही थी कि अभी ये चौंक जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मेरी अम्मी ही चौंक गए। मेरी भाभी चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकली और आकर मेरी अम्मी के गले लग गई। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये सब क्या हो गया था। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों डर रही हो। मेरा भाई भी बाहर आ गया, वो भी बहुत परेशान लग रहा था। तो मेरी भाभी ने ऐसी बात की कि हम हैरान रह गए। मेरी भाभी ने कहा ये कौन सा शख्स कमरे में आ गया, आपने मुझे अंदर भेजकर इसे भेज दिया। अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या आप मेरे शौहर से मेरी तलाक करवाना चाहते हैं। मेरे खिलाफ प्लान बनाया है आप लोगों ने। मेरी अम्मी ने कहा क्यों पागलों जैसी बातें करती हो, तुम इस शख्स को नहीं जानती। उसने कहा मैं इसे
اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ میں بالکل نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، جبکہ میرا بھائی میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ہم سب حیران پریشان رہ گئے، جبکہ میرے بھائی کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے وہ اتنا حیران نہیں تھا۔ میری بھابھی کی شکل کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ پھر بھی میں نے کہا، ہم نے بھائی کے ساتھ مذاق کرنا تھا، آپ ہم سب کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مجھے پاگل بنانا چاہتے ہو؟ میں اس کو نہیں جانتی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، اپنا موبائل لے کر آئی اور مجھے دکھا کر بولی، یہ دیکھو، یہ میرا شوہر ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ سیلفی آج بنائی ہے۔ کیونکہ وہ کمرہ بھی ہمارا ہی تھا، مگر میری بھابھی کے ساتھ جانے کون شخص کھڑا تھا۔ جب وہ تصویر میری ماں نے دیکھی تو میری ماں بھائی کی طرف بڑھی، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میری ماں اس لڑکی کو جانتی تھی، وہ میرے بھائی کے بچپن کا دوست تھا جو سعودی عرب تھا اور شاید اب واپس آ گیا تھا۔ میری ماں نے میرے بھائی کو بھی بٹھا لیا، ہم سبھی وہاں موجود تھے۔ میری اماں نے کہا، بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا، یہ آپ کی بہو نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کی اس سے۔ دراصل میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کبھی بھی کسی عورت کو اولاد کی خوشی اور شادی شدہ زندگی کی رفاقت نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ لوگ میرے پیچھے پڑے تھے، آپ نے تو باقاعدہ اپنی بیماری کے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بھی لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ایک اکیلے لڑکے کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے وہ صحرا باندھ کر رکھنے والی شرط رکھی تھی اور اسی لیے اس کو اوپر والے کمرے میں رکھا تھا، کیونکہ پچھلے دروازے سے میرا دوست اوپر جاتا تھا، وہ اس کا شوہر ہے۔ میرے دوست کے ساتھ ہی اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور یہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ یہ لوگ اسی کمرے میں رہتے ہیں۔ صبح گھر میں آنے کی اداکاری کرتا تھا، جبکہ میں اپنے دوست کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے کوئی بات نہیں چھپائی، اس لڑکی کو بھی پتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا۔ اس سے بھی کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا جس سے اس کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ میں تو آج تک اس لڑکی کے روبرو بھی نہیں گیا۔ یہ میرے دوست کی بیوی ہے، میری بھابھی ہے، میری بہنوں جیسی ہے۔ میری بھابھی نے بھی کہا، میں نے بھی اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائی کا کہنا تھا، آپ لوگوں نے مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا، ورنہ تو میں شاید اس کو زندگی بھر بھی نہ دیکھتا۔ لیکن میری ماں یہ سن کر رونے لگی، کہا کہ اگر ایسا مسئلہ تھا تو یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میرے اپنے بیٹے نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ کبھی سنا ہے کسی نے کوئی کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ تم سارے ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، تم سب کو یہ بات پتہ تھی۔ میں بیچ میں بیوقوف بن گئی۔ میرے بھائی نے کہا، میں کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بہت علاج کروایا لیکن میرا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ کس طرح یہ بات آپ سب کو بتاتا؟ آپ لوگ کبھی یہ بات نہ سمجھتے، آپ کو تو بس میری شادی کروانا تھی، لیکن آپ اسے اپنی بہو سمجھے، کیونکہ میرا دوست بھی تو آپ کو ہی ماں کہتا تھا نا۔ وہ سعودی عرب سے واپس آ گیا ہے، یہ اس کی بیوی ہے جس کو اپنی بھابھی کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی قطرے سکون میں آ گئی کیونکہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائی کا دوست بہت اچھا انسان تھا۔ میرے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسے ساتھ لے کر واپس سعودی عرب جانا چاہتا ہے۔ اچھا ہوا آج یہ بات سامنے آ گئی، ورنہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنا پڑتے۔ شام کو میرے بھائی کا دوست بھی آ گیا، اس نے بھی معافی مانگی۔ اس کا کہنا تھا، یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے جو کرنے کو کہا میں نے کر دیا۔ میری ماں نے میرے بھائی کے دوست کو بھی باتیں سنائیں کہ تم نے اپنا مطلب نکال دیا، کم سے کم تم مجھ سے اصل بات تو بتا دیتے۔ اس نے کہا، میں واقعی خود غرض ہو گیا تھا، ورنہ میں کیا کرتا۔ میری ماں نے میرے بھائی سے کہا کہ اب اس لڑکی کے گھر والوں کو سچ بتانا تمہاری اور تمہارے دوست کی ذمہ داری ہے۔ کل کو ہم سے کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ ان کو تو تمہاری ہی شکل دکھائی تھی۔ پتہ نہیں تم لوگوں نے 1 مہینے تک یہ سب کیسے چھپا لیا۔ میرے بھائی کا دوست اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ لڑکی جس کو میں بھابھی ہی کہتی تھی بہت اداس تھی، کہنے لگی، لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی، لیکن میری ماں نے سمجھایا کہ جو گھر شوہر کا ہوتا ہے وہی عورت کا گھر ہوتا ہے، جہاں اس کو اس کا شوہر رکھتا ہے، لیکن ملنے کے لیے ضرور آنا۔ میں نے تو تمہیں دل سے اپنی بہو مان لیا تھا۔ وہ بھی وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور میرے بھائی نے میری امی سے کہہ دیا، میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی کے لیے افسوس تو بہت ہوا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا، لیکن پھر اس کے ایک اور فیصلے سے ہم سب کو اس پر فخر ہونے لگا۔ اس نے 2 بچوں کو گود لے لیا، ان کو باپ بن کر پالنے لگا۔ اس کا کہنا تھا، ساری زندگی میں ان کو پالوں گا، یہی میرا سہارا بنیں گے۔ میری ماں کے دل میں آج بھی بہو کی خواہش ہے، وہ آج بھی کوئی ایسی لڑکی تلاش کرتی ہے جو بے شک پہلے سے طلاق یافتہ ہو مگر میرے بھائی کے ساتھ رہے۔ لیکن بھائی کا کہنا ہے اسے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ حریم اور اس کا شوہر ہم سے رابطے میں ہیں، ایک دفعہ ہم سے ملنے بھی آ چکے ہیں۔ وہ گھر میں آتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو پیاری سی بیٹی دی ہے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پرانی باتوں پر ہنستے بھی ہیں، لیکن اپنے بھائی کے لیے آج بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔